Hello everyone, welcome to Prep IAS. And in the last class, we talked about Article 14 to 18. In today's class, we are going to talk about articles, the further articles. Okay, तो 14 to 18 में हमने क्या क्या पढ़ा था? That you have to write in the comment section. मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी 14 से 18 तक याद करने के लिए एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटी फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता और जिनकी ये फर्स्ट क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें आर्टिकल 19 से शुरू करना है। आर्टिकल 19 इज, देखिए आर्टिकल 19 टू 22 ये पूरा जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल कौन सा 14 टू 18 क्या था, ये राइट टू इक्वालिटी। दिस वाज राइट टू इक्वालिटी। 19 टू 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर हम फ्रीडम से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हम कवर करते हैं। जैसे आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स हैं बेसिकली फिलहाल के लिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको क्या मिलेगा? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी मैं बताऊंगी इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, लेकिन आप अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है आर्म्स एंड वेपन्स रख के, गोली बंदूक रख के और उसके बाद आप असेंबली बना रहे हो, ऐसा नहीं, बट पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो। ऐसे ही आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आप पूरी इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट? कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। जैसे अगर आप अभी चाहें दिल्ली से लेट्स से मुंबई जाना, तो आप सीधा फ्लाइट लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप इंडिया में किसी भी पार्ट में फ्रीली रिसाइड कर सकते हैं एंड वहां पर आप सेटल हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में आप बेसिकली कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टेट का ही होना पड़ेगा वहां पर सेटल होने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप अपना सकते हैं। ऑफ कोर्स वो इलीगल ना हो। जैसे अब आप बोलेंगे अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम कर रहे हैं, तो नहीं, इलीगल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी लीगल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी भी आपके पास फ्रीडम है। तो जब हम बात करते हैं यहां पर, अब देखो, पहली बात तो पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए कौन से आर्टिकल में आपको 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। ठीक है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स अवेलेबल है, 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 19 है। यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। क्यों? देखिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? आप अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस को आराम से डिस्कस कर सकते हो स्पीच में। मतलब बेसिकली फ्रीली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ही आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, बिकॉज आपसे पूछा जाता है बताइए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में आता है, तो दैट इज इन आर्टिकल 19। यहां पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ क्या आता है? प्रेस। पूछा जा सकता है आपसे फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में आता है? इसमें। अब जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए क्या ये एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट होने का मतलब आपसे किसी भी हालात में ये छीना नहीं जाएगा। तो क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मतलब इसका क्या है? स्टेट के पास पावर है कि आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है वो। जैसे अगर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का इस्तेमाल करें या आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, आप कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करके अगर आप स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर या पब्लिक ऑर्डर के ऊपर कुछ आप स्टेट को लगता है कि आपका जो स्पीच है वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा या नेशन की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेगा, तो वो आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को यूज करके इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी जिससे लड़ाई झगड़े हो, पब्लिक ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हो या मोरालिटी डिस्टर्ब हो। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आपके लिखे होते हैं कि स्टेट के पास पावर है कि आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए अगर आप अगर वो स्टेट की सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहती है या पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करना चाहती है या फिर मोरालिटी को प्रिजर्व करना चाहती है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 पार्ट 1 सब क्लॉज ए है, वो आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का आर्टिकल राइट देता है। एंड इसका मतलब ये भी है कि आपके पास इसका नेगेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि आपके पास इसका नेगेशन है। नेगेशन होने का मतलब, व्हाट डू यू थिंक कि किसी भी राइट का नेगेशन होने का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी राइट के नेगेशन होने का मतलब ये है कि अगर आपको राइट मिला हुआ है कि आप वो कर सकते हो, तो आपके पास ये भी राइट है कि अगर आप वो नहीं करना चाहे तो नहीं करोगे।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेगेशन का मतलब क्या होगा, अगर आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है तो आपके पास ये भी राइट है कि अगर आप साइलेंट रहना चाहते हैं तो आप साइलेंट रह सकते हैं, राइट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए जो आपका है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या वो नेगेशन भी है हमारे पास? डेफिनेटली वो नेगेशन भी है। तो ये जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके गिवन राइट से इन्फर किए जा सकते हैं, मतलब अब डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है आपके पास, तो सिर्फ मेंशन्ड है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है आपके पास। डायरेक्टली तो ये नहीं मेंशन है कि आप चुप भी रह सकते हैं, चुप रहने का भी राइट हुआ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये इन्फर किया। ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, ये इन्फर किया। इन्फर किया तो इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फर्ड राइट्स। ठीक है, जो आपके राइट्स हैं उन्हीं से हम कुछ इन्फर करते हैं, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फर्ड राइट्स। ओके। नेक्स्ट, आप जब हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, तो यस, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। एंड अगेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे? फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के काम करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस होना जरूरी क्यों है? क्योंकि लोगों की बात, जनता की बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुंच रही है? वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के थ्रू पहुंच रही है। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब लोग होंगे सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और लोगों का आइडिया किसी भी चीज के थ्रू, अब लोग क्या कर रहे हैं, अगर मान लो लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब वो प्रेस में आएगा, राइट, वो आपके न्यूज़पेपर्स में आएगा, गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि फाइन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही पता चल जाता है, बट अदरवाइज लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं। प्रेस, ये जो गैप होता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच का, वो फुलफिल करने का काम कौन करता है? प्रेस करती है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट राइट देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गिवन है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, राइट। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है, इसका मतलब क्या है? ये इसके इसके हिसाब से हर इंसान को अपना कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस चुनने की अनुमति है। अब इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को लगता है कि जनरल पब्लिक के ऑर्डर में नहीं है, तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है। अदरवाइज आप जैसे, अब मैंने बोला आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट, आई हैवंट गॉट अ डिग्री ऑफ अ डॉक्टर, एंड मैं बोलूं कि मुझे मेडिकल का प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिस करना है, तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? नहीं। तो दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर मैं बात करती हूँ कि आपके पास राइट है दैट यू कैन प्रोफेस और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, तो इसके साथ ये भी है कि आपके पास उसका पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो जब मैंने कहा कि किसी भी तरीके का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके अंदर ये भी आता है कि आपको बोला जा सकता है कि आपके पास वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है। या फिर ये जो फ्रीडम्स हैं, जो आपको राइट टू फ्रीडम मिला है, ये जो फ्रीडम्स हैं, इनको सस्पेंड किया जा सकता है किसके अंदर? स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के हिसाब से, इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी किसके अंडर होती है, ये आप मुझे बताएंगे। तो नेशनल इमरजेंसी को आप, नेशनल इमरजेंसी के अंडर आप जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप मतलब किसी भी तरीके से आप, हो सकता है आपसे वो राइट्स छीन लिए जाएं, या उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं, या उनको सस्पेंड कर दिया जाए। एक्सेप्ट कौन सा? जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है आपकी, वो आपसे नहीं छीना जाएगा। अदरवाइज ये सारे आपसे छीने जा सकते हैं या सस्पेंड किए जा सकते हैं जब तक नेशनल इमरजेंसी है। ऑलराइट, एंड रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 352। तो आपको मुझे बताना है आर्टिकल 352 में क्या आता है। नेक्स्ट लेट्स सी, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर आता है कि अब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्या मतलब है इसका? आर्टिकल 20 में दो पार्ट्स है। ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 के अंदर क्या है कि किसी भी पर्सन को, जिसको आप मतलब किसी भी ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कौन से केसेस है? जब उसने कोई लॉ तोड़ा हो, वायलेशन किया हो, जब ये ऑफेंस के टाइम पे उसका कोई लॉ वायलेशन किया हो, तब आप उसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। सेकंड है, किसी भी पर्सन को आप प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं कर सकते किसी भी सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस।
तो अगर एक ऑफेंस के लिए, जैसे अब आप मान लो मैं बोल रही हूँ कि किसी ने 2 मर्डर किए हैं एंड उसको लाइफ लॉन्ग की सजा मिली है, या फिर आप उसको लेट्स से डेथ पेनल्टी मिली है, तो वो 2 करे या 4 करे, उसको डेथ पेनल्टी एक बारी मिलेगी मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सेम ऑफेंस के लिए उसको एक बार से ज्यादा पनिश कर सकते हो या प्रोसिक्यूट कर सकते हो। देखिए, इसके अलावा भी देयर इज वन मोर थिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड एनी एक्सेसिव पनिशमेंट। जितना आप अलेज्ड आपके जो भी आपका ऑफेंस है उसके लिए जितनी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा ना तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ना ही आर्बिट्ररी अरेस्ट हो सकता है। आर्बिट्ररी अरेस्ट का क्या मतलब है कि आज पुलिस का मन के आपको अरेस्ट करके ले गए, दैट इज आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो आर्बिट्ररी अरेस्ट के अगेंस्ट या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट आपको अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपका नेशनल इमरजेंसी भी होगा तो ये सस्पेंड नहीं होगा। किसी भी पर्सन को आप उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के लिए आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते, मतलब वो उससे आप नहीं छीन सकते। अब तो आर्टिकल 21 के अंदर ना कुछ राइट्स आते हैं जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे राइट टू एजुकेशन। जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल 21A, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आर्टिकल 21A, विच इज राइट टू एजुकेशन। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आई एम जस्ट कवरिंग इट हियर, विच इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन में हम देखते हैं तो स्टेट के पास, स्टेट को ये डायरेक्ट किया गया है कि उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है हर बच्चे को। कौन से एज ग्रुप में? 6 to 14 ईयर्स तक, इस तरीके से जैसा कि स्टेट डिटरमाइन करेगी। तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, ये आर्टिकल 21A बोलता है। ओके। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन के बारे में कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसको कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद पहले कौन से आर्टिकल के अंदर ये आता था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2002, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2002 के अंदर। इससे पहले कौन से आर्टिकल में था? दिस वाज इन आर्टिकल 45, मतलब डीपीएसपी के अंदर था ये। देखिए डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी भी हम बात करेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो होने चाहिए, बट जिस वक्त बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उस वक्त हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते। तो ये होने चाहिए थे बट है नहीं। तो इससे धीरे धीरे जितना हमारे पास होता जाता है, जब हमारे पास रिसोर्सेज आते जाते हैं, तो वहां से उठा के हम उसको फंडामेंटल राइट्स में डाल सकते हैं। तो ऐसे ही ये भी है राइट टू एजुकेशन, पहले ही आर्टिकल 45 के अंदर था। ओके, बाद में इसको आर्टिकल 21A यानी फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2009 में ही पास हुआ था, वो इंपॉर्टेंट चीज इसकी मैं बात कर रही हूँ। एक लॉ रिक्वायर्ड था ताकि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते, राइट टू एजुकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते, तो वो 2009 में पास किया गया था। इस लॉ के हिसाब से 25% सीट्स जो होंगी वो रिजर्व्ड होंगी किसके लिए? इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा होगा, और ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए स्पेशली ये जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी। तो 2009 में इसका जो ये इसको 2009 में इंप्लीमेंट किया गया था। अच्छा, अगर इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो यहां पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जितने भी आपके प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारे इंस्टीट्यूशन में एटलीस्ट 25% सीट्स जो होंगी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, या आप कह सकते हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए आप अवेलेबल बना के रखोगे। देन कम्स आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है? वही प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले आर्बिट्री अरेस्ट का बता रही थी। तो इसके अंदर ना एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसके अंदर एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट्स देता है कि आपको या किसी भी पर्सन को मतलब आपको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो ऐसे बेमतलब कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी पर्सन को आप बिना इन्फॉर्म किए डिटेंशन के ग्राउंड पे, डिटेंशन के लिए किसी भी ग्राउंड पे आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके पास राइट है, क्या राइट है? कि उसको आप लॉयर प्रोवाइड करेंगे अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज वो लॉयर हायर कर सकता है।
ठीक है, तो लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, लॉयर से डिफेंड करा सकता है। जो भी अक्यूज्ड है उसको, जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना होगा। मतलब फर्स्ट 24 आवर के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना ही जाना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बस उसको अरेस्ट कर लिया छोड़ दिया। ठीक है, उसको अपनी मर्जी से अरेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, अब ये जो सेफ गार्ड्स है ये फॉरेनर्स के लिए, जो हमने पढ़ा था ना पहले, एलियंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो बाहर से आते हैं उनको एलियंस बोलते हैं। तो जो फॉरेनर्स है उनके लिए ये नहीं है। और जो भी इंडिया के सिटीजन हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है उनके लिए भी नहीं है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? जब भी स्टेट को लगता है कि कोई पर्सन है वो एक पर्टिकुलर क्राइम कर सकता है या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी ट्रायल के, या विद इन लिमिटेड पीरियड उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि मतलब वो आगे क्राइम ना करते, अब वो क्राइम करने वाला है और वो क्राइम ना करते, इसके लिए मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर भी एक क्लॉज है कि आप किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करके नहीं रख सकते, अनलेस आपको एक एडवाइजरी बोर्ड उसकी अनुमति दे। अब वो उस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर क्या आता है, देखिए मैं अभी आपको पूरा समझाऊंगी दोबारा से। तो इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर क्या आता है, उस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर वो लोग आते हैं जिनको जजेस, जिनका क्वालिफिकेशन जजेस जैसा होता है, हाई कोर्ट के जजेस जैसा। ठीक है, अब देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कोई पर्सन एक पर्टिकुलर क्राइम ना कर ले या स्टेट की सिक्योरिटी के लिए अगर थ्रेट होता है तो उसे आप बिना किसी पहले बिना किसी ट्रायल के या बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो 3 महीने के लिए आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। 3 महीने से ज्यादा के लिए अरेस्ट करना है या उसका डिटेंशन बढ़ाना है तो उसके लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसके अंदर पर्सन्स होंगे, वो पर्सन्स कौन से होंगे? हाई कोर्ट के जजेस की तरह अपॉइंटेड हैं, हु आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जजेस। मतलब उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होगी कि वो हाई कोर्ट के जजेस की तरह अपॉइंट किए जा सकते हैं। वो अगर बोलते हैं, वो एडवाइजरी बोर्ड अगर आपको बोलता है, तभी आप 3 महीने से ज्यादा के लिए अरेस्ट कर सकते हो, वरना आप 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23, जिसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? अगर आप ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग करना चाहते हैं, या आप जैसे बेगर्स हैं, ठीक है, उसमें भी ट्रैफिकिंग होती है, या किसी भी तरीके का फोर्स लेबर है, जबरदस्ती आप किसी से लेबर करवा रहे हैं, तो वो प्रोहिबिटेड है। इसके अंदर वो एक ऑफेंस माना जाएगा लॉ के हिसाब से। दूसरा, इसके अंदर अब जैसे स्टेट है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस के लिए कुछ ऐसा होता है ना कि कंपलसरी सर्विस प्रोवाइड कर, कंपलसरी सर्विस करवाना चाहती है आपसे पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको आप फोर्स लेबर में नहीं काउंट कर सकते। तो दो चीजें इसके अंदर, सबसे पहला कि फोर्स लेबर या किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग, चाहे वो ह्यूमन बींग्स में है, मतलब ह्यूमन बींग्स में है या फिर जैसे स्पेशली बेगर्स में जैसा होता है, तो वो नहीं करवा सकता आपसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट अगर किसी पब्लिक ऑर्डर के लिए आपसे कुछ कंपलसरी सर्विस कराना चाहते हो तो वो नहीं करा सकती, राइट। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि उस सर्विस को इम्पोज करते वक्त वो किसी भी तरीके का स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो स्टेट चाहे तो आपको कंपलसरी सर्विस के अंदर रख सकती है, लेकिन उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि भाई आप एक पर्टिकुलर कास्ट के तो आपको हम कंपलसरी सर्विस में नहीं रखेंगे या रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 के हिसाब से कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है, वो किसी भी फैक्ट्री, माइन या किसी भी हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप उसे नहीं रख सकते, राइट। ओके, उसके अलावा यहां पर क्या होता है, सी इफ आई एम लुकिंग एट योर क्वेश्चंस आल्सो, इफ यू हैव एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई आर्टिकल से रिलेटेड है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि बीच में जब इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, हमारा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 शुरू हो जाता है, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने 14 टू 18 पढ़ा, दैट वाज आर्टिकल 14 टू 18, right to equality. Then comes article 19 to 22, which is right to freedom. ठीक है, 22 तक हमने पढ़ लिया।
19 to 22 वॉज राइट टू फ्रीडम। उसके बाद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 23, 24, 25 एज वेल। तो आर्टिकल 23 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 23 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 to 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करने का या फॉलो करने का। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम ये कैसे याद करें, कैसे याद करें। सी, याद करने के लिए ना आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं इनका कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझा दूंगी, बट याद करने के लिए आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, आर्टिकल 12 से लेके 32 तक ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको याद होने ही होने चाहिए। चलिए, तो आर्टिकल 25 से 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को पहला प्रैक्टिस, प्रोफेस मतलब दूसरों को बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं या प्रोपगेट कर सकते हैं, आगे जनरेशन को बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्या आता है कि पहला आर्टिकल 25 फर्स्ट जो क्लॉज है उसके अंदर आता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन। मतलब आपके पास राइट है कॉन्शियंस का, रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोपिगेट करने का, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू, व्हाट इज इट सब्जेक्ट टू? इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू public order, morality, health, etc. देखिए, किसी भी हालत में पब्लिक ऑर्डर तो आपको हर चीज में मिल ही जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज अगर है जिसके लिए, जिसकी वजह से पूरे नेशन को खतरा है या नेशन की पीस को खतरा है और पब्लिक ऑर्डर को खतरा है, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दिया गया कि मैं कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते और मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस और प्रोपिगेट करते वक्त हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रही हूं, तो वो मुझे नहीं करने दिया जाएगा, मुझे उसके लिए अरेस्ट किया जा सकता है, भले मेरे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। उसके बाद 25 का 2 आता है, पार्ट 2। वो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। दूसरा, सोशल वेलफेयर, रिफॉर्म एटसेट्रा। देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सेक्युलरिज्म का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपको लाइंस मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगे, आप वो लाइन रटते रह जाओगे, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझने की जरूरत भी नहीं है। आर्टिकल 25 में दो चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपके पास फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का या उसको प्रोपिगेट करने का, बस ये नहीं होना चाहिए उसकी वजह से सब पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है या मोरालिटी, हेल्थ किसी भी तरीके से लोगों की खराब हो रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें एक वेलफेयर सोसाइटी अचीव करनी है, हमें एक सेक्युलर सोसाइटी अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको सेक्युलरिज्म का मतलब पता होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए आपको? सेक्युलरिज्म का मतलब पता होना चाहिए ना। सेक्युलरिज्म इज अ टर्म जो आपके प्रियम्बल में भी है ना। तो सेक्युलरिज्म के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म। व्हाट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म? जब हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे यूएसए वगैरह की बात करें, तो उसमें स्टेट और रिलीजन में कंप्लीट सेपरेशन होता है। ठीक है, मतलब वो हर रिलीजन से बराबर की दूरी रखेंगे, किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे, किसी को भी प्रमोट नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे रिलीजन के मैटर्स में। दैट इज नेगेटिव न्यूट्रल, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म वो है जो हमारी इंडिया में है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? पॉजिटिव का मतलब है वो हर रिलीजन को बराबर का दर्जा देंगे या हर रिलीजन को बराबर का प्रमोट करेंगे। क्यों किया जाता है ऐसे? कम्युनल हार्मनी के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए। अब देखिए, कैसे इससे कम्युनल हार्मनी आती है, मतलब क्या है, कम्युनिटीज में एक शांति बनी रहेगी। कैसे से शांति बनी रहेगी? मान लो अम, जो स्टेट है किसी को भी नहीं कर रहा, न्यूट्रल रह रहा है रिलीजन के मैटर्स में, तो हो सकता है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ने भिड़ने लग जाए,
है ना, तो उसमें स्टेट तो कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सही होगा उसके लिए स्टेट बोल सकता है, या जो हमारा जुडिशरी है वो कुछ बोल सकता है। ओके, तो उस केस में कम्युनिटीज में हार्मनी बनाने की कोशिश की जाती है। तो सेकुलरिज्म दो टाइप के, नेगेटिव विच इज फॉलोड इन द वेस्ट। नेगेटिव का मतलब स्टेट और रिलीजन में कोई भी बहुत मतलब डिस्टेंस रहेगा, बस किसी भी तरीके से स्टेट और रिलीजन में कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, स्टेट न्यूट्रल रहेगा रिलीजन के लिए। पॉजिटिव का मतलब वो है जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, मतलब कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगा, किसी को भी, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, देखिए। ठीक है, अब इसमें आपको लग सकता है कि मैम इक्वली प्रमोट कर रहा है तो स्टेट का रिलीजन भी तो हो सकता है। नहीं, अगर आपको सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करना है तो आपका कोई एक रिलीजन नहीं हो सकता। तो सेक्युलरिज्म का सिंपल बेसिक सा एक मतलब होता है, द स्टेट शैल नॉट हैव एनी रिलीजन। स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं होगा। दूसरी चीज, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। कोई एक रिलीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सबसे दूरी बना के रखेगा या फिर सबको बराबर का प्रमोट करेगा। तो ये दोनों है, वेस्ट में नेगेटिव सबसे दूरी बना के रखना है, और हमारे यहाँ पॉजिटिव मतलब सबको इक्वली प्रमोट करना है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म हुआ क्यों नहीं, हम अभी तक सेक्युलर सोसाइटी बना क्यों नहीं पाए। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अभी भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म में होती है, तो पार्टीशन की वजह से अभी भी वो प्रॉब्लम चल ही रही है। दूसरा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है, अभी भी हमारे में हिंदू मुस्लिम के डेवलपमेंट में सोसाइटीज में अभी भी इम्बैलेंसेस है। ठीक है, बैलेंस हम बना नहीं पाए हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि एक एक रूल होगा जो सारे रिलीजन में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपका रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए या एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव हो, वो किसी और का नहीं होगा। तो अगर एक ही रूल सारे रिलीजन में फॉलो किया जाता है तो सबको लगे कि चलो सब बराबर के, राइट। तो इस तरीके से हम कम्युनल हार्मनी ला सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक आ नहीं पाया, हमारा कोई इफेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं है जो चेक कर सके कि भाई कम्युनल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं या नेशनल हार्मनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहुंच रही है। इन सब की वजह से अभी तक हम एक सेकुलर सोसाइटी नहीं अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब आपके पास फ्रीडम है कि अपने रिलीजन की चीजें जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगेन इट इज सब्जेक्ट टू, सी हर चीज में मैंने बोला था ना आपको, रिलीजन में आपको भले ही मिल गई हो जो फ्रीडम है वो मिल गया, बट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एटसेट्रा, राइट। तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर राइट्स आपको अवेलेबल हैं। जैसे पहला, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन institutions for religious, आई एम राइटिंग सो दैट आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सको अपने पास, रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब पहला कि आप अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन बना सकते हो अपने रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए। सेकंड, रिलीजन के मैटर्स में जो भी रिलीजन से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, any religion can manage its own affairs. C, to own, acquire, own and acquire, movable and इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आप किसी भी रिलीजन के हैं, डज नॉट मैटर, आप अपने हिसाब से मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होगी, जैसे कार वगैरह जिनको आप मूव कर सकते हैं, राइट। इमूवेबल कैसे होगी, जैसे घर हो गया, लैंड हो गया। ऐसे ही टू एडमिनिस्टर, ये प्रॉपर्टी जो आपने ली है इसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस शर्त ये है कि वो लॉ को ब्रीच ना करे। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बस ध्यान आपको ये रखना है कि लॉ ब्रीच नहीं होना चाहिए। सो ये सारी आपके अंदर, यहाँ पर आपके पास कुछ आर्टिकल्स, जो आर्टिकल के अंदर कुछ फ्रीडम्स हैं जो प्रोवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27, जिसके अंदर आता है फ्रीडम किस चीज का,
फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आप अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से यू कैन आस्क फॉर टैक्सेस, राइट। सो ये इसकी फ्रीडम है आपके पास। बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक और क्लॉज है कि किसी भी पर्सन को आप कंपेल नहीं कर सकते इन टैक्सेस को पे करने के लिए, मतलब आप फोर्सफुली किसी भी पर्सन से ये टैक्सेस पे नहीं करवा सकते। जैसे आपने बोला कि कोई पर्टिकुलर टैक्स है, जैसे मिडिवल टाइम वगैरह में जिजिया वगैरह आपने पढ़ा होगा, वो टैक्सेस देने होते थे ना। ऐसे ही आप कोई टैक्स बोलो कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, जैन रिलीजन से हैं, और वहां पर आपको ये टैक्स देना है, तो आप सारे लोगों को नहीं बोलोगे कि आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। आप यू कैन नॉट डू दैट। या अपने जैसे किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी को या श्राइन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट आप पे फी लगा सकती है, वो आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं होगा। मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, तो आप दूसरों को नहीं बोल सकते कि भाई आप सब भी टैक्सेस दो, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी पर्टिकुलर श्राइन को मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए टैक्सेस लगा सकती है। कौन? गवर्नमेंट। और ये वायलेशन नहीं होगा, दिस वोंट बी वायलेशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप अगर होता है, तो उसके पास आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आप उसको अटेंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब इससे बहुत बहस हो सकती है, जैसे कि क्या, जैसे कि पहले आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में हमें अगर जैसे सरस्वती वंदना कराई जा रही है ना, तो वो क्या हो रहा है, हम हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, बट बच्चे तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। तो क्या कंपलसरी होना चाहिए? नहीं, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो पब्लिक स्कूल्स में ऐसी चीजें कंपलसरी नहीं कराई जाती है, ठीक है। लास्ट आता है आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 और 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 के अंदर आता है सबसे पहला, इसको इंपॉर्टेंट चीज है, इसको राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी कहते हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये माइनॉरिटीज के लिए है। जैसे कि आर्टिकल 29 देखो, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा अभी मैं बताऊंगी आपको, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइनॉरिटीज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड आल्सो प्रीलिम्स में। तो माइनॉरिटीज को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। हम यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा माइनॉरिटीज वाला राइट तो आर्टिकल 29-30 है, तो माइनॉरिटीज वहीं डिफाइन किया हो गया। याद रखना, माइनॉरिटीज के लिए हमारे पास राइट्स हैं, आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज के लिए है डेफिनेटली, बट माइनॉरिटीज को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ओके। तो जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं, आर्टिकल 29 में बात करते हैं, तो आर्टिकल 29 में क्या क्या आता है? दो पार्ट्स है। सबसे पहला, किसी भी सिटीजन को, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब अगर आपका कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसे आप अपने हिसाब से कंजर्व कर सकते हो। दूसरा आता है, किसी भी सिटीजन को आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में आने से मना नहीं कर सकते, जो स्टेट करता है, मतलब जो स्टेट जिसको मेंटेन कर रहा है या फंड दे रहा है, किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इनमें से किसी भी बेसिस पे, सिर्फ इनमें से किसी बेसिस पे आप किसी भी सिटीजन को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। अगेन ये क्या कर रहा है? माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन 30th इज राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब यहाँ पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट्स हैं कि वो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ चीजें आती हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब सारे माइनॉरिटीज के पास ये राइट्स है कि वो अपने हिसाब से और अपने हिसाब से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चाहे, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जब माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें बोली गई हैं, एक तो रिलीजन के बेसिस पे, दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पे।
तो जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कौन सी माइनॉरिटीज की बात हो रही है। ठीक है। दूसरा आता है 30 पार्ट 2, द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अगर स्टेट किसी भी जब इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने के लिए पैसा दे रही है या फिर उनको मेंटेन करने के लिए किसी भी तरीके की हेल्प दे रही है, तो माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरीके से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। माइनॉरिटीज में अगेन यही है, रिलीजन एंड लैंग्वेज। टेल मी व्हाई इज राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में आता था, फिर उसको बाद में रिपील कर दिया गया था। तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल में आता था, ठीक है, और अब कहां पर है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो कौन सा है। इसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं जिनके अंदर कुछ आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, कुछ को रिपील किया गया है। तो दैट विल टॉक इन लेटर क्लासेस। अब आपका बचता है आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32। ठीक है। आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया था, इससे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था। आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 32 में क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका आर्टिकल 32 जो जुडिशियल रिव्यू की हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो आता है इसके अंदर। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो पहले हमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं इनको सेफगार्ड करने का काम आर्टिकल 32 करता है। मतलब आर्टिकल 32 के हिसाब से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो एंड यू कैन फाइल फॉर रिट्स। हमें 5 रिट्स प्रोवाइडेड है, आपने पढ़ा ही होगा। habeas corpus, then certiorari, mandamus, quo warranto and prohibition। तो ये क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मेनली जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो यहीं तक थे। एंड ऑल्सो we will take up other lectures when we see some improvement in these lectures। मतलब आप बोल रहे हो, जैसे आप बोलते हो कि ठीक है कि मैम क्लास नहीं हो रही, तो आप आओ तो सही क्लास में। आई डोंट सी व्यूज यहाँ पर। अगर आप क्लास में आओगे नहीं तो फिर मैं क्लासेस लूंगी क्यों, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बी रेगुलर इन द क्लासेस एंड देन द क्लासेस विल ऑल्सो बी रेगुलर। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट्स के साथ ही, कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर कब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, उनका सस्पेंशन कब हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कब हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी जब होती है, आर्टिकल 352 के हिसाब से नेशनल इमरजेंसी जब होती है तो इनको सस्पेंड किया जा सकता है। जब जैसे प्रेसिडेंट है, आपने पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी में जनरली होता क्या है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, स्टेट इमरजेंसी क्या होता है आई टेल यू। तो प्रेसिडेंट है वो स्टेट इमरजेंसी कर सकता है इन द केस ऑफ जब स्टेट की मशीनरी ना काम कर रही हो, है ना, फेल्ड मशीनरी ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट सही से गवर्नमेंट जो है काम नहीं कर रही या गवर्नमेंट है ही नहीं, उस केस में प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी कर सकता है। अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी जनरली होती है वॉर के केस में, एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में, राइट। तो इन सारे केसेस में आर्टिकल 358 के हिसाब से जब नेशनल इमरजेंसी होगी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, उस केस में जो जितने भी राइट्स हैं आपके आर्टिकल 19 के अंदर वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 359 के हिसाब से बाकी राइट्स भी सस्पेंड हो सकते हैं, बट उसके लिए एक डिफरेंट नोटिफिकेशन आपको इशू करना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट इशू करता है बेसिकली। आर्टिकल 352 के अंदर कब होता है ये आप मुझे बताएंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, आर्टिकल 358 के हिसाब से नेशनल इमरजेंसी कब हो सकती है, जब वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन। उसके अलावा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे कोई असर नहीं होता। तो फंडामेंटल राइट्स को मैं किस केस में हटा सकती हूँ, नेशनल इमरजेंसी के केस में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 52 के अंदर आता है, ठीक है। आप 358 के हिसाब से जब नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन के बेसिस पे हो, तब आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। 2021 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता। और आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी किसके बेसिस पे होती है ये आप मुझे बताएंगे। So that is it for today's class, guys. I hope you enjoyed the lecture. We'll see you in the next class. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.